Good morning, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 30th of April 2020 and होप कि आप जल्दी से लोग ज्वाइन करेंगे ताकि हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। क्लास को लेके मैं आ गया हूँ और आज भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे चीज़ें जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कर लें और ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकें। बहुत सारे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, कुछ की मैंने एक्सेप्ट भी की थी जिन्होंने मैसेज किया था, लेकिन सब की मैंने नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं तभी करूंगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे कोई बताएंगे कि आप कीजिए। तो जल्दी से गो लाइव दिखला कर, यस चलिए जल्दी से करिएगा। फट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से करेंगे तो ताकि हम लोग करें। और इमीडिएटली जो ही आप लोग जानकर करम, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे और आप एकदम कर देंगे, इसको शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त जो जितने भी हैं वो सब लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी से आप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 100% शेयर हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आप लोगों को स्टार्ट किया था आई थी, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से चलें। मैंने आपको कल कहा था सर अकाउंट असिस्टेंट की साइंस के टॉपिक लेके चलें। ओके बिल्कुल वैसे ही चलूँगा, बिल्कुल साइंस पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बेसिक साइंस पढ़ा रहा हूँ। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं ना, ताकि मैक्सिमम लोग आपके साथ जुड़ जाएं। तो मैंने आप लोगों को परसों बताया था, बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। ये बताई भी मैंने, नॉर्मल बता देते हैं हमारी ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को, लेकिन क्योंकि लेक्चर स्टार्ट, जल्दी से शेयर कर दीजिए। नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड कितना होता है इन अवर ब्लड? अगर आप देखा जाए तो दिस इज 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, जो नया बच्चा होगा तो वो लिख सकता है, बाकी लिखा हुआ है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इमीडिएटली शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड इज इक्वल टू 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और मैंने कह दिया था कि अगर ये लेवल बढ़ जाए, इफ़ द लेवल राइजेज द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ मिलिटस, तो हमको शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। कब? जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए, कितने से? मोर देन 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो अगर आपका ब्लड इसके लेवल से बढ़ता है तो हम लोगों को हो जाएगी ये प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल सब लेके चल रहा हूँ अनीस, आप लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको, जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप काइंडली शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोग ताकि जुड़ जाएं। नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड इज इक्वल टू 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। और अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज़ मिलिटस। देन मैंने आपको शायद नहीं बताया, दिस इज़ न्यू। नॉर्मल रेंज ऑफ, अब तवज्जो देना, ये 2-3 नॉर्मल रेंज देख लें। नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, ड्यूरिंग एक्सक्रीशन बनता है, ये टॉक्सिक होता है अमोनिया। नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 0.0001 से लेकर 0.0003 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो ये इतना कम लेवल, अगर इससे लेवल बढ़ जाएगा तो ये दिस इज पॉइजन, ये जहर है, तो इसलिए इसका एक्सक्रीट होना। नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया इन अवर ब्लड इज 0.0001 से लेकर 0.0003 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। सो याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको सिंपल क्वेश्चन, ये जो जीएस के पेपर होते हैं वहाँ पूछते हैं। तो अमोनिया बनता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, मतलब प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड की डीअमीनेशन होती है तो अमोनिया बनता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है। अगर इसका, ये नॉर्मल रेंज है इसका, 0 के बाद 3 0 और 1 से लेकर 0.0003 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। और अगर लेवल बढ़ जाएगा तो हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। अनदर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज नॉर्मल रेंज ऑफ, अब तवज्जो देते रहना, नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिया इन अवर ब्लड। हमारी ब्लड में यूरिया का नॉर्मल रेंज क्या है? भाई आप किताबें जितनी मर्जी पढ़ो, लेकिन यहाँ जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ। नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिया इन आवर ब्लड इज इक्वल टू, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है आपके हर कंप्यूटर एग्जाम में, 18 to 38 मिलीग्राम
per 100 milliliter of blood, 100 milliliter of blood. This is the normal range of यूरिया. अगर आपका यूरिया इस लेवल से बढ़ जाएगा तो आपको यूरीमिया हो जाएगा. तो याद रखना, मैंने पहले अमोनिया नॉर्मल रेंज बताया, फिर यूरिया बताया. ये दोनों बोथ आर नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिया इन अवर ब्लड इज इक्वल टू 18 to 38 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. तो जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाएंगे तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी. मैंने सबसे पहले नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज बताया ब्लड में 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, और कहा कि इफ़ द लेवल ऑफ ग्लूकोज राइजेज अबव दिस लेवल द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ मिलिटस. और कितना रेंज, मतलब 150 मिलीग्राम से बढ़ जाए अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में. फिर नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन में बनता है, तो कहता है 0.0001 से लेकर 0.0003 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड, और अगर इससे लेवल बढ़ जाएगा तो इट्स वेरी टॉक्सिक एंड इवन डेथ में टेक्स प्लेस. नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिया इन अवर ब्लड इज इक्वल टू 18 to 38 और 20 to 40 भी बोलते हैं, 20 to 40 भी बोलते हैं. ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना. 18 से 38 और इट इज़ ऑल्सो नोन एज 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. आप तवज्जो दे देना, जल्दी से जुड़ जाइएगा सब लोग. 18 से 38 और 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं. चलिए, ये नॉर्मल रेंज मैंने आपको 3 बताई. अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली नॉर्मल रेंज में क्या होता है. तीसरी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की रेंज जो है वो आती है किसकी, कहता है कि इफ़ द लेवल ऑफ, अब मैं बताने जा रहा हूँ, इफ़ द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, दिस इज अगेन नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिक एसिड इंक्रीजेस above their normal level and it starts accumulating in the joints, आपके joints में जमा होना शुरू हो जाती है. and it starts, शेयर कर दीजिए जल्दी से, accumulating in the joints, the person will suffer from, बड़ी खास बातें बता रहा हूँ, the person will सफ़र फ्रॉम, किस कौन सी बीमारी होती है, गोट, GOUT गोट, GOAT गोट नहीं, बकरी नहीं भाई, ये वाला गोट हो जाता है. पेन होता है आपको जॉइंट्स में, क्योंकि यूरिक एसिड जो है आपके जॉइंट में जमा होना शुरू हो जाता है. अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए, इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द जॉइंट्स एंड द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम गोट. आपको गोट की बीमारी हो जाती है. तो आप लोगों को क्या करना है, पानी बहुत पीते रहना है. वाटर जितना ज़्यादा पियोगे उतना आपका बहुत अच्छा रहेगा. तो अभी 2 चीज़ें और बता दूँ. नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम इन अवर ब्लड, ऑफ कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 12 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन्स वीक हो जाएंगी. नरगिस ताज भी सलाम कर रही है. चलिए, नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम इन अवर ब्लड इज 12 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. तो आप तवज्जो देते रहना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. नेक्स्ट कहता है हार्मोन्स क्या चीज़ होती है. ये पहले, उससे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है पूछा गया है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स are those glands which are without any duct. इनको कोई डक्ट नहीं होती, कोई पाइप नहीं, डायरेक्ट इनका जो सिक्रीशन है वो ब्लड में डिफ्यूज होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच आर विदाउट एनी डक्ट. ध्यान दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए. विदाउट एनी डक्ट, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एटस्ट्रा. तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड हो गए, वो ग्लैंड जिनमें कोई डक्ट नहीं होती. और मैंने एग्जांपल भी बता दी कि आप लोगों को कितना होता है. तो मैंने क्या कहा कि एड्रीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद बहुत सारे और ग्लैंड्स हैं जो देंगे तो आपको पता चलेगा. थाइमस ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, और इसके बाद आपका
बहुत ओवरी टेस्टिस सबको हम लोग ग्लैंड्स में लेके आते हैं, दोनों तरह के ग्लैंड्स होते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया सबका? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, यस, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और नॉर्मल रेंज, हाँ, नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड, हाँ ये साइदा तबस्सुम पूछे नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड। सो राइट डाउन, नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड इज 2.4 to 6.5 मिलीग्राम इन फीमेल, सीधा लिख लेते हैं, 2 से लेकर 2 to 7 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। दिस इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड। लड़कियों में थोड़ी सी कम होती है और लड़कों में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो जितने भी मेरे साथ दोस्त जुड़ रहे हैं, ये जल्दी से शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। सो दिस इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज़ 2.4 to 6 मिलीग्राम इन केस ऑफ फीमेल एंड 3.4 to 7 इन केस ऑफ मेल। बट मैंने एवरेज बता दी 2 to 7 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो आपको मैंने अभी लगे हाथ बता दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। फिर पूछ लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स? फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर आप कहेंगे of T. Edison, Thomas Edison is the father of endocrine gland। फिर कहते हैं कि who is the master of endocrine, हालांकि आजकल पंगा चल रहा है, pituitary gland is the master of endocrine gland, pituitary gland is master of endocrine gland। हालांकि इस पे थोड़ा सा गड़बड़ भी है, लेकिन आप लिख लें यही, एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हालांकि आजकल थोड़ा सा इस पे नहीं मानते हैं। तो फिर भी आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ना, ताकि मैक्सिमम लोगों को आता हूँ। फिर कहते हैं, क्या हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं? हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी, आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी, नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। जल्दी से शेयर कीजिए। एक्सेप्ट थायरॉक्सिन, याद रखना, हार्मोन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते एक्सेप्ट थायरॉक्सिन, विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए ना, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जहाँ से पढ़ा नहीं जाएगा या कुछ नहीं होगा, मुझे बताना जल्दी से। मैंने कहा कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लार्वल स्टेज, जिसको सिक्रीट करता है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम लोग, कौन सा? थायराइड ग्लैंड, जो नेक में होता है, थायराइड ग्लैंड। जल्दी से लिख रहे हो ना आप लोग, कर रहे हो, लिख रहे हो और शेयर कर रहे हो। शेयर कर दिया सबने? जल्दी से शेयर भी कर दीजिए और लिखते रहिए ना, आप पेन डाउन करिए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से लेके चलते हैं। पूछे गए हैं वो विटामिन के बारे में पूछा गया है। ध्यान से, मैंने कल बताया था कि हम एनर्जी किससे लेते हैं? वी गेट एनर्जी ओनली फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली दैट टाइम व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एग्जॉस्टेड। हमारे पास और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन। ये पूछा गया है बहुत बार, विटामिन टर्म किसने दी? टर्म वाज एनके, विटामिन्स, द टर्म वाज गिवन बाय फंक। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। याद रखना, लिखते रहो और शेयर करते रहो। These are naturally occurring organic substances required in a minute quantities, बहुत थोड़े से चाहिए लेकिन रोजाना चाहिए, required in a minute quantity daily to regulate our general body activities। हमें एनर्जी नहीं देते लेकिन रेगुलेट करें, टू रेगुलेट आवर जनरल बॉडी एक्टिविटीज। जल्दी से भाई शेयर कर दीजिए जनरल बॉडी एक्टिविटीज। आपको समझ आ रही है क्या? मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट लिखिएगा, तो मैं फास्ट तो नहीं हूं।
ने कहा विटामिन की टर्म दी थी फंक ने, और ये विटामिन होते क्या हैं? दीज आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इन ए माइन्यूट क्वांटिटीज टू रेगुलेट अवर जनरल बॉडी एक्टिविटीज। दे डोंट प्रोवाइड अस एनर्जी। ये पूछा गया है क्या एनर्जी देते हैं? दे डोंट प्रोवाइड अस एनर्जी, दे डोंट प्रोवाइड अस एनर्जी। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। दे डोंट प्रोवाइड अस एनर्जी। विटामिन और मिनरल हमको एनर्जी नहीं देते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। दे डोंट प्रोवाइड अस एनर्जी, दे जस्ट रेगुलेट अवर जनरल बॉडी एक्टिविटीज। अब जो मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में इतना लंबा नहीं जाऊँगा, मैं साइंस जीएस की और जो डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स का पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल पॉइंट में चलता हूँ। आप देखिए विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नहीं, विटामिन्स टाइप्स, इनको दो क्लासिफाई करते हैं। वन इज बी कम्प्लेक्स एंड नंबर टू इज फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, एक विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है और दूसरा फैट सॉल्युबल। तो मैं तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ वो बताऊंगा कि जिससे डिजीज होती हैं और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। सो विटामिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। नंबर वन इज बी कम्प्लेक्स एंड नंबर टू इज फैट सॉल्युबल। जल्दी से काइंडली शेयर कर दीजिए। परमिंदर सिंह जी के लक्ष्मी भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। शेयर कर दीजिए प्लीज़ वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल वही। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज कौन सी बीमारी काज करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज जीरोप्थेल्मिया, आंख की डिसऑर्डर, विजन में प्रॉब्लम। जीरोप्थेल्मिया, ओप्थेल्मिया, ओप आप जीरो छोड़िए, ओप्थेल्मिया किसे कहते हैं? आई रिलेटेड है, दैट इज पर्सन इज अनएबल टू विजन, मतलब इट्स विजन इज इम्पेयर्ड, तो कोई ना कोई विजन में प्रॉब्लम। देन विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, दिस इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल। ये पूछा गया है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? भाई वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं बिल्कुल टॉप द पॉइंट लाता हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज जीरोप्थेल्मिया एंड विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल। रेटिनॉल इस कहते हैं विटामिन ए को। अगर आप तवज्जो देते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही होगी। ये दिस इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, दिस इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। यस, वो दिस इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन डी ई और साथ में विटामिन ए डी ई एंड के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन। बाकी सारे विटामिन जो है वो बी कम्प्लेक्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बी कम्प्लेक्स है, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। मुगल सब जो, चलिए जल्दी से जुड़िए ना, शेयर कर दीजिए जितने भी लोग, और ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। विटामिन आर क्लासिफाइड इन टू टाइप। नंबर वन फैट सॉल्युबल विटामिन है, नंबर टू इज अल्लाह भला करे आप लोगों का बी कम्प्लेक्स। नाइट ब्लाइंडनेस, यस यस यस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत खूबसूरत पॉइंट बता। विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आल्सो कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन आंख के बहुत सारे रीजन, आपका जो बहुत सारी चीजें, मतलब जो है ना वो आंख की डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जितना भी आई डिसऑर्डर है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड दिस इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए की जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? ए डी ई और के, और बाकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट विटामिन देखिए कौन सा है फैट सॉल्युबल? विटामिन डी। दूसरा कौन सा है? विटामिन डी। आप ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, विटामिन डी याद रखना, दिस इज द ओनली विटामिन which can be synthesized, which can be synthesized by our body in presence of sunlight। याद रखना ये विटामिन जो है ये सिर्फ एक ही विटामिन है। तवज्जो देना भाई, सारे लोग छोड़ना नहीं लेक्चर को, जल्दी से और शेयर कर दीजिए। विटामिन which can be synthesized by our body in presence of sunlight। sunlight की मदद से देखिए, that's why this vitamin is also known as sunshine vitamin।
सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन एंड दिस इज द ओनली this can be vitamin which can be synthesized by our body in presence of sunlight, मतलब हमारी जनरल बॉडी स्किन पे वो आती है। दिस विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में सिंथेसाइज होती है तो उसको कैल्सीफेरॉल, एंड इन एनिमल इट इज़ नोन एज कोली, मीन कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करती है ये कोली कैल्सीफेरॉल। याद रखना, कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं एनिमल्स में। ऑफ माय गॉड, क्या क्या बता रहा हूँ। अगर आप लोग तवज्जो दे रहे हैं तो जल्दी से आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कर दीजिए मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं क्योंकि यही एक विटामिन है जिसको हमारी स्किन सिंथेसाइज करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और मैंने कहा दिया कैल्सीफेरॉल, मतलब व्हेन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट दिस इज नोन एज कैल्सीफेरॉल, एंड व्हेन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल इट इज नोन एज कोलीकैल्सीफेरॉल। अब आप ध्यान से चलिए, चल रहे हैं आप, जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप लोग लिख रहे हो? आप लोग लिख रहे हो? मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक पढ़ा रहा हूं? आप लोगों को समझ आ रही है? जल्दी से बताइए, क्या पॉइंट आपको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है समझने में? अगर नहीं आ रही है तो मैं आगे चलता हूं। जल्दी से लिख के बताइए मुझे। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। दिस इज अनदर फैट सॉल्युबल विटामिन एंड दिस इज द ओनली विटामिन व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सन। दिस इज नोन एज कैल्सीफेरॉल। इन एनिमल इट इज नोन एज कोलीकैल्सीफेरॉल। तो देखिए जल्दी, विटामिन डी इज अनदर फैट सॉल्युबल विटामिन और इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और ये डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम होगा, हर जगह ये क्वेश्चन विटामिन के पूछे की कमी से क्या डिजीज होती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यस, वेरी नहीं वेरी नहीं आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग, देखिए, ऑस्टियोमलेशिया इन हम लोगों में, ऑस्टियोमलेशिया एंड केराटोमलेशिया। अगर आप देखेंगे मलेशिया या रिकट्सिया इन चिल्ड्रन, मीन बोन्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इजीली टूट सकती हैं। भाई आपको समझ आ रही है? बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ, बहुत डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में आएगा। शेयर कर दीजिए सभी लोग। कहा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज ऑस्टियोमलेशिया, दैट इज सॉफ्टनिंग अ बोन। इतनी बोन कमजोर के इजीली ब्रेक हो जाएं, और क्योंकि वहाँ विटामिन डी की कमी हो जाती है, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। आपका बोन्स बहुत कमजोर हो जाता है। रिकट्सिया, दिस इज इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, अगर इसकी कमी हो। यस, राइट, मिडिल स्पीड सर। ओके। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में होता है और रिकट्सिया जो है वो बच्चों में होता है। और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स में विटामिन बी को कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, दिस इज कोलीकैल्सीफेरॉल। 1 मिनट के लिए आप रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन है। हेलो, वालेकुम सलाम। जल्दी बस ठीक ठाक। अच्छा यार, अभी मेरी क्लास चल रही है, मुझे 12 बजे फ़ोन करना। चलिए, नेक्स्ट इज विटामिन ए भी हो गया, डी भी हो गया, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज विटामिन ई। अरे यार, आप लोग तो यंग लोग हैं और आप तो विटामिन ई की ज़रूरत होगी। ध्यान से, तवज्जो से शेयर कर दीजिए। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफिरॉल। विटामिन ई को हम लोग टोकोफिरॉल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। हो, ये सवाल बहुत बार डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम से पूछे। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं इसको। विटामिन ई को हम लोग टोकोफिरॉल भी बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी, मीन स्टेरिलिटी को खत्म करने के लिए, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। भाई आप लोग तो चाहते हो ना, जितनी भी क्रीमें आप लोग लाते हो तो वहां पे लिखा होता है एनरिच्ड विद विटामिन ई। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। भाई आप तवज्जो से ध्यान दीजिएगा, शेयर कर दीजिए जितने भी मेरे लोग दोस्त हैं जिन्होंने शेयर अभी तक नहीं किया। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफिरॉल। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। दिस इज ऑल्सो नोन एज
विटामिन ब्यूटी विटामिन, ठीक है ना, ये आप जितने भी है ना, खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, उन सब से आपको ये मिलता है। तो डेफिशिएंसी में उल्ट हो जाएगा, आपका जो स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्टेरिलिटी हो जाएगी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के। दिस इज विटामिन के इज अनदर important fat soluble vitamin, and this is very important vitamin, and आपका अल्लाह भला करे कि this can be synthesized by bacterial intestine। इसको जो है वो बैक्टीरियल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं दिस विटामिन के को। और विटामिन के जो है इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, याद रखना ये हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। शेयर कर दीजिए जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इट हेल्प इन यस इनफर्टिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं आ रहा हूँ बताऊँगा इंशाल्लाह सारा। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के मैं एक्चुअली डिटेल में नहीं जाना चाहता ना, अगर डिटेल ज़्यादा जाऊँ तो फिर वो साइंस का हो जाएगा। तो मैं तो जीएस के हिसाब से चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो आप लोग इसलिए आप देखिएगा। चलिए, जो विटामिन के कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर इंटेस्टाइन। तो आपने तवज्जो देखी, आपने क्या कहा भाई? अभी मैं विटामिन सी पे पहुंचा नहीं हूँ, जब पहुंचूंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अभी आपको मैंने 4 विटामिन बता दिए, आपने देख लिया विटामिन ए का डेफिशिएंसी से क्या होता है, फिर विटामिन फाइलोक्विनोन। अभी रुकिए, मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। विटामिन के जो है क्या होता है, विटामिन बी कौन सा है, विटामिन ये सी पूछ रहे थे, नहीं रियाज शमशेर फाइलोक्विनोन बता रहा हूँ। विटामिन के इज नोन एज केमिकली नोन एज फाइलोक्विनोन, याद रख, फाइलोक्विनोन याद रखना, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। And it is required to synthesize different blood clotting factors। याद रखना, विटामिन के is required to synthesize, विटामिन के is required, ध्यान तवज्जो पूरी कंसंट्रेशन, टू सिंथेसाइज। शेयर कर दीजिए मेरे तमाम दोस्तों। सिंथेसाइज करने में किस चीज़ को? ब्लड क्लॉटिंग ऑफ सेवरल ब्लड फैक्टर, इंक्लूडिंग कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग? प्रोथ्रम्बिन, जैसे प्रोथ्रम्बिन एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, आपका अल्लाह भला करे। फैक्टर नंबर 7 है, फैक्टर नंबर 9 है, एंड फैक्टर नंबर 10 है। ये इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर आप तवज्जो दे रहे होंगे। तो ये थे फैट सॉल्युबल विटामिन जो मैंने अभी आप लोगों को बताए। अब हम लोग चलेंगे आगे। आपको विटामिन ए भी पता चल गया, विटामिन बी भी पता चल, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा, इफ डेफिशिएंसी कॉजेज अनीमिया, तो वो नेचुरली उल्ट आ जाएगा ना। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम लोगों को अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। छोटी सी इंजरी भी डेथ में आकर, छोटी सी इंजरी जो है वो डेथ कॉज कर सकती है। तो अब हम लोग चलेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स में कौन से विटामिन हैं। तो आप देखिएगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन मैं बहुत आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। चलिए, बी में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है B1, विटामिन B1। दिस इज ऑल्सो नोन एज थायामिन। आपको अगर ध्यान दे रहे हैं तो तवज्जो से देखते रहना। विटामिन बी को B1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन, ये जो है इसको हम लोग B1 बोलते हैं और इसको थायामिन भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। Chemically it is known as thiamine। अब तवज्जो देना, विटामिन बी इज ए विटामिन विच इज नोन एज thiamine and it plays in the process of metabolism। फिर विटामिन B2, तो इसका मतलब है इसकी डेफिशिएंसी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। B2 इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तवज्जो देना, ये चीज़ पूछी जा सकती है। विटामिन ई को थायमिन बोलते हैं और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और ये भी हेल्प करता है फूड मेटाबॉलिज्म में।
विटामिन B3 ये भी हेल्प करता है सेम चीज़ में, ये पूछेंगे नहीं तो इसलिए मैं जान ही रहा हूँ। विटामिन B3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं और निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, नियासिन और निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन B3 को अगर आप देखा जाए, B1 को आपने देखा आप थायमिन, B2 को क्या बोला राइबोफ्लाविन, B3 को क्या कहा नियासिन। आप तवज्जो देते रहना, ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये भी मेटाबॉलिज्म में और डीएनए की रिपेयर में मदद करता है। फिर विटामिन B5, ये इंपॉर्टेंट विटामिन बता रहा हूँ आपको, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटो वर्ड यूज़ हुआ तो इसका मतलब ये 5 होगा, पेंटोथेनिक एसिड। जल्दी से शेयर कर दीजिए जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा भाई आपको जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। पेंटोथेनिक एसिड, फिर विटामिन B6, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 दिस इज नोन एज पायरिडॉक्सिन। आप तवज्जो देते रहना, आप ध्यान से समझते रहना और पूरा 100% समझ आ जाएगी आप लोगों को। B7 को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बायोटिन, बायोटिन। आप फुल कंसंट्रेशन दीजिएगा, पूरी तवज्जो दीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। शेयर कर दीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। विटामिन A, B, C, D 7 भी पहुंच गया। विटामिन फिर 9, विटामिन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज फोलेट और फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और फिर विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सायानेकोबैलामिन। आहा, क्या बात है भाई, आप तवज्जो दे रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ये मैं इस तरह से आप लोगों को करवा रहा हूँ कि बिल्कुल आपके अंदर दिमाग के अंदर बैठ रहा है। तो मैंने क्या कहा, विटामिन B6 दिस इज नोन एज पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 दिस इज बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और फोलासिन, विटामिन B12 बैलामिन भी बोलते हैं। तो आप तवज्जो से एक बार फिर दोबारा देखिएगा, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोला। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लाविन बोला। विटामिन B3 को क्या बोला, नियासिन बोला। विटामिन B5 को क्या बोला, पेंटोथेनिक एसिड बोला। विटामिन B6 को क्या बोला, पायरिडॉक्सिन बोला। विटामिन B9 को क्या बोला, फोलिक एसिड और फोलामिन बोला। और विटामिन B12 क्या बोला, सायानेकोबैलामिन। याद रखना, माय गॉड क्या बात है, सायानेकोबैलामिन दिस इज द विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज्ड by bacteria in our colon, that is E. coli। याद रखना, विटामिन B12 that is सायानेकोबैलामिन। भाई ये सवाल पूछा गया है IAS के पेपर में, सायानेकोबैलामिन also be synthesized by E. coli bacteria in the colon part of large intestine of my god, large intestine। भाई ये सिम्बियाटिक रिलेशन शो करता है ये बैक्टीरिया, मैं अभी इसके बारे में बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B7, B6, B9, B12 और सारे विटामिन के जो केमिकल नेम थे वो बताए, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन जब मैं बात कर रहा था तो कहा कि विटामिन A, D, E, K। और A क्या है, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज का होती है, D की डेफिशिएंसी से क्या होते हैं और होता है, और के से क्या होता है। और उसके बाद मैंने आपको बी कम्प्लेक्स या वाटर सॉल्युबल, मैंने अभी कहा कि टर्म विटामिन की फंक ने दी थी और इन विटामिन को हम लोग दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। वन को कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे को कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने 4 तरह के आपको बताए थे, जिसमें आपको विटामिन ए बताया, डी बताया, ई बताया और के बताया, और इस तरह से इनकी डेफिशिएंसी भी बताई। मैंने अभी एक मेरे माइंड में जब मैं बता रहा था आपको कि विटामिन B12 जिसको आप लोग सायानेको बोलते हैं, मैंने कहा कि ये वो विटामिन है जिसको हमारी बॉडी के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। बॉडी कहाँ पे, कोलन पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट होता है। आप जानते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम, 3 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं और कोलन में ये बैक्टीरिया होता है। और जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि दी ई कोलाई ये बैक्टीरिया जो है shows symbiotic relationship, हमारे साथ इनकी symbiotic relation होती है। रिलेशन symbiotic हो गया, both are beneficial। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप तवज्जो देके जल्दी से शेयर कर दीजिए, ये क्या करता है, हमें फायदा, और हमसे क्या लेता है, ये न्यूट्रिशन लेता है। मीन हम इसके होस्ट हैं, वी आर होस्ट
this bacteria, and or in response to that he synthesized, this bacteria synthesized vitamin B12, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है परनीशियस एनीमिया। याद रखना, परनीशियस एनीमिया, बहुत ज़्यादा खून की कमी। तो इसका मतलब है कि आरबीसी की फॉर्मेशन में anemia, because this vitamin B12 help in the formation of RBCs, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पुसल्स को बनाने में मदद करता है और आरबीसी की करता है। याद रखना, आरबीसी की मैच्योरेशन में भी मदद करता है, और अगर आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे द पर्सन विल सफर फ्रॉम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। माय गॉड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तवज्जो देना बच्चों, और शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक आपके पहुंचे। कल जो है परसों आपने 76 शेयर किए थे और आप 1200 लोग मेरे साथ जुड़े थे, तो आज बहुत कम है अभी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दिस इज आल्सो नोन एज बिकॉज आरबीसी इज अनएबल टू। किसी ने मुझे के बताइए, पूछ रहा है कि सर इमैच्योर आरबीसी को क्या कहते हैं। देखिए भाई, मैं आपको साथ बताता हूँ, इमैच्योर आरबीसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेटिक्यूलोसाइट्स। ध्यान देना, रेटिक्यूलोसाइट। भाई कोई मिस्टेक भी हो सकती है तो आप टेंशन नहीं लेना, हम लोग करेक्शन करेंगे, ह्यूमन बींग्स, और हमसे गलती भी हो सकती है। तो मैंने कह दिया आप लोगों को कि आरबीसी की मैच्योरेशन अगर ना हो तो फिर उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इमैच्योर आरबीसी को हम लोग रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और ये आरबीसी जो है इवन मैमल्स में हैविंग न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस होता है इसमें, न्यूक्लियस कौन सा इमैच्योर आरबीसी को। लेकिन जो ही आरबीसी मैच्योर होती है, आरबीसी मैच्योर हो जाए तो मैच्योर आरबीसी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और इन केस ऑफ मैमल्स विदाउट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियाई। याद रखना, ह्यूमन बींग्स या मैमल्स की आरबीसी में जब आरबीसी मैच्योर हो जाए तो दैट इज विदाउट, लेकिन जब ये आरबीसी जिसको मैंने रेटिकुलोसाइट बोला तो उसमें न्यूक्लियस होता है। तो जल्दी से काइंडली शेयर कर ये लेक्चर। हम लोग साथ साथ में जब आरबीसी की बात चल रही थी तो मैं आपको बता दूं, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी अगर आप देखें, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, तो ये आप जानते ही हैं, दिस इज 120 डेज, 120। इसलिए कहते हैं हम लोग कि दिया करो, खून दिया करो भाई, अदरवाइज अगर नहीं आप दोगे तो ये आरबीसी को मरना ही मरना है। तो आप किसी के काम अगर आ जाएगा तो आप कभी भी ये मत डरा करो कि हम किसी को ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारी बॉडी के अंदर रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी ब्लड बनता रहता है, आप खून देते रहा करें। तो ये था विटामिन्स के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। अब हम लोगों आप लोगों को कुछ कनेक्टिंग लिंक बताएंगे और फिर लेक्चर को नज़दीक ख़त्म करने वाला हूं, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया। कनेक्टिंग लिंक्स, कुछ एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 फॉर एग्जांपल आप देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग में देखेंगे सर डब्ल्यूबीसी लाइफ स्पेन। अच्छा, डब्ल्यूबीसी लाइफ स्पेन पूछ रहे हैं, ये कोई तो भाई उसकी लाइफ स्पेन होती है 2 से लेकर 15 डेज, हर एक का अलग अलग है। 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी। तो आपको मैं बता दूं 2 से 15 में, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर आप डिटेल में कोई चीज पूछनी हो तो काइंडली पेन डाउन कीजिए, मैं उसी का जवाब दूंगा। सो द लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 2। सो नंबर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग जिसने डरा के रखा है। ट्रंप भी रो रहा है और दुनिया सारी रो रही है। इसी ये जो बीच में एक चीज है जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग में आता है, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं, वायरस। क्योंकि वायरस जब तक किसी लिविंग चीज़ के साथ नहीं जुड़ेगा तो वो नॉन लिविंग, मतलब वो इनएक्टिव रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा। लेकिन जो ही वो किसी लिविंग के साथ जुड़ेगा तो वो एक्टिवेट करेगा और फिर रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। वायरस को कहते हैं दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड। फिर उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ जिसमें कोई भी क्या सेल नहीं होता, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा की क्या कनेक्शन है। प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा इज नोन एज प्रोटीरोस्पंजिया। प्रोटीरो दोनों मिलके बनाते हैं क्या, प्रोटीरोस्पंजिया। ये एग्जांपल है मिल्क, विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। याद रखना, ये जो मारूफ मुगल कह रहे हैं 2 to 4 days नहीं, 2 to 15
डिफरेंट तरह का लाइफ स्पेन होता है, लेकिन वो जल्दी मर जाते हैं WBC, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में कनेक्शन बनाता है कौन? दिस इज वायरस। और प्रोटोजुआ और पोरिफेरा में कनेक्शन कौन बनाता है? दिस इज नोन एज प्रोटीरोस्पंजिया। प्रोटीरोस्पंजिया, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन प्रोटोजुआ एंड पोरिफेरा। और फिर उसके बाद देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कनेक्ट करता है? प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कनेक्ट करता है? विच वन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल? दिस इज यूग्लिना। इसको प्रोटिस्टा में ले गए हैं, पहले ये प्रोटोजोन में था। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके। प्लांट्स और एनिमल्स में जो कनेक्ट यूग्लिना। अब आप ध्यान से देखिए, एक दो और बताऊंगा जो सवाल बेसिकली पूछे गए हैं पिछले कई सालों से, वही मैं बताने की कोशिश कर। एम्फीबियन और रेप्टाइल में कौन कनेक्शन करता है? एम्फीबियन और रेप्टाइल में आप तवज्जो देंगे तो बिल्कुल याद रखना। एम्फीबियन जिसमें फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल जिसमें स्नेक, यस प्रिंस सरफराज करें पोरिफेरा और पोर बेरिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा आगे आने। बेरिंग भी कहते हैं क्योंकि दो तरह के पोर होते हैं, एक ऑस्टिया और एक ऑस्क्यूलम होता है। सीमोरिया, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। और आप देखेंगे एक और होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्कियोप्टेरिक्स। ध्यान तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन। टेरिक्स, YX, आर्कियोप्टेरिक्स। दिस इज ए कनेक्शन लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में कनेक्शन बनाता है है, ये खत्म हो जाएगा। दिस इज ए मिसिंग लिंक। बेसिकली दो तरह के लिंक होते हैं, वन इज कनेक्टिंग लिंक, अनदर वन इज मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कहते हैं। बैक्टीरिया आएंगे यार, आएंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, मारूफ कंगल। तो आर्कियोप्टेरिक्स, दिस इज द कनेक्शन लिंक बिटवीन, मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। और फिर इस तरह से आपका मैंने ये कुछ कनेक्टिंग लिंक आप लोगों को बताए जो आप लोगों ने अभी अभी देख लिए। मैंने कोशिश की आप लोगों को सब। अब देखिए छोटी सी एक दो चीज़ें और कहनी है। स्मॉलेस्ट बर्ड, अगर आप तवज्जो देंगे, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन है आप जानते हैं? बहुत ही मशहूर बर्ड है हमिंग बर्ड। भाई हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड है और इट इज़ ओनली 5 to 6 सेंटीमीटर। आप तवज्जो देंगे इस बर्ड को। बेस्ट स्पीच और बेस्ट टॉपिक खान खटक। थैंक यू भाई। स्पीच तो नहीं है, दिस इज़ नॉट खान भाई स्पीच। ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग के आज सब क्लियर किया जाए। आप जल्दी से काइंडली शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम। स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, दिस इज ओनली 5 to 6 सेंटीमीटर। और पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। बहुत बार जब हम क्लास में होते हैं मैं पूछता हूँ कि पुंछ में है, तो बच्चे कहते नहीं सर पुंछ में नहीं है, जम्मू में है। भाई नहीं, ये कहीं नहीं, इंडिया में नहीं है। दिस इज रिपोर्टेड क्यूबा वाली दो कंट्रीज़ हैं, आप ज्योग्राफी वाले जानते हैं, पेरू एंड क्यूबा में, और वहाँ पे ये पाया जाता है। यस, दिस इज 5 to 6 सेंटीमीटर रिपोर्टेड फ्रॉम पेरू एंड क्यूबा। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका फीचर क्या है कि नो शेडो ड्यूरिंग फ्लाइट। होता है इतना छोटा और इसका शेप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्लाइट कोई भी शेडो इसका नहीं होता। जब ये जो देते रहना, फुल कंसंट्रेशन। और अगली बात दे के फिर लेक्चर को फिनिश करने वाला हूं। आप काइंडली जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब के सब शेयर कर दीजिए लेक्चर को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर हमारा पहुंच सके। और लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है ये भी देख लीजिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट मैंने कहा, लार्जेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच। दिस इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच, दिस इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। ये उड़ नहीं सकता। भाई उड़ेगा कैसे? कम से कम इट्स वेट इज 150 किलोग्राम। एक मुर्गा लेके आ जाओ तो शादियां 2-3 डिफरेंट वैरायटीज बना के खाओ। ऑस्ट्रिच, दिस इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड और 150 किलोग्राम वेट है। एंड इट आल्सो कंटेन लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट एग जिसको सेल बोलते हैं, दैट इज एग। Ostrich is 170 into 135 या 40 mm। ये साइज है इसके, साइज एग का
वेट इज़ 1.5 kg, मतलब जितने किलो का आप मुर्गा खाते हो इतने किलो का इसका अंडा होता है, शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। तो काइंडली आप सब लोग शेयर कर दीजिए, और मैं जो मेरे को चाहते हैं कि मैं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं, वो इसी पे अभी कमेंट लिख दें मुझे कि अपना बताएं कि आप कौन हैं, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान या बाहर से भी कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। तो आप काइंडली मुझे इसमें लिखिएगा कौन लोग हैं, तो मैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। तो मैंने कहा कि लार्जेस्ट बर्ड की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ऑस्ट्रिच, दिस इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड एंड इट इज़ 150 किलोग्राम, और तकरीबन 5 फीट तो ये खड़ा हो जाता है। ये 80 किलोमीटर पर 64 बल्कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, इसीलिए तो बचा हुआ है। लोग इसकी सवारी भी करते हैं। अगर आप वहाँ देखेंगे बाहर अराबियन कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जल्दी से एक बार लेक्चर को देख लीजिए। तो मैं कंक्लूड करने वाला हूँ लेक्चर को, आप जल्दी से। हाँ, ये कीवी का बात कर रहे हैं तो मैं अभी कीवी बोलना नहीं चाहता था, आपने बुलवा लिया, क्योंकि वो नेशनल बर्ड्स और नेशनल एनिमल्स में आएगा, तो वो मैं कल के लेक्चर में लेके आऊँगा। ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने अभी सिस्टम से चलना है, और सिस्टम से चलने के लिए हम लोगों को अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट सी एनिमल। अगर आप देखें जाएगा तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा सी एनिमल है, हैवीएस्ट। ब्लू व्हेल इज़ द हैवीएस्ट सी एनिमल। आप देखेंगे तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा हैवी जो है वो क्या है, सी एनिमल है। आप तवज्जो देंगे अगर आपको समझ आ रही हो। तो कल हम लोग आप लोगों के लिए थैंक्स सर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स, प्लीज़ ऐड मी एज ए फ्रेंड। आप कहाँ से हैं खान का थे, काइंडली आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, मैं अभी ऐड कर लूँगा। और जितने भी मेरे दोस्त थे सब लोगों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। फुल कंसंट्रेशन आपकी जो है बहुत मैटर करती है। देखिए हमने 10:15 स्टार्ट किया था तो 11:10 हो गए, लगभग 55 मिनट का लेक्चर हमारा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को एक बार फिर दोबारा स्टार्टिंग से देखिएगा। अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूरे लेक्चर को एक बार आप फिर समझने के लिए दोबारा देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको स्लो करके स्पीड में आप देखिए। जहाँ से कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लिख दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी सॉल्व करें। सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। मैं बीच में अभी कल के लेक्चर्स में जो आपको बहुत सारे जर्नल जोग्राफ़ी की बातें हैं, यस लैंड हैवीएस्ट इज़ एलिफेंट, यस एलिफेंटस अफ्रीकस है ना, ये अफ्रीका का हाथी जो है सबसे हैवी। एग्रोनॉमी में साइंस के टॉपिक भी साथ पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल साथ लेके चलूँगा मैं, बिल्कुल आपको साथ लेके चल रहा हूँ। अनीस खान साहब, आप जितने भी लोग मेरे हैं सब शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तब ना, ताकि 100 लोग हो ना तो फिर बहुत मज़ा आएगा क्लास करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी हैं अपने दोस्तों को भी कहा करें कि वो भी क्लास को ज्वाइन करा करें। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम जो लाइक और कमेंट्स, आप लाइक भी करा करें, कमेंट्स भी करा करें और शेयर भी किया करें। मेरी वीडियो है जो है यूट्यूब चैनल में जो है वो भी सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करें। तो कल हम लोग फिर दोबारा 10:15 बजे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।